नमस्कार। चलिए आज उस चीज की बात करते हैं जो हर जिंदा चीज में कॉमन है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हर जीवित प्राणी की बुनियाद है? चलिए कोशिका की इस हैरतअंगेज दुनिया में एक सफर करते हैं। कभी सोचा है, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, कुछ जिंदा, कुछ बेजान, पर इनके बीच का आखिरी फर्क क्या है? वो कौन सी एक बुनियादी चीज है जो जीवन को जीवन बनाती है? जवाब सुनने में बड़ा आसान है, पर उतना ही गहरा। एक कोशिका, हाँ, बस एक सेल। यही वो चिंगारी है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी ही तय करती है कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव। तो इसी से शुरू करते हैं। आखिर एक सेल को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहते हैं? मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि फंक्शन के लेवल पर भी लाइफ का फाउंडेशन है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक अकेली कोशिका, एक सिंगल सेल अपने आप में एक पूरा जीवन हो सकती है। सोच के देखिए, वो अकेले जिंदा रह सकती है, जीने के लिए जरूरी सारे काम, सारे खुद कर सकती है। सच पूछिए तो इसके बिना किसी भी आजाद जीव का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो बड़े आइडियाज की जिनके आसपास पूरी सेल बायोलॉजी घूमती है। ये एक तरह से बायोलॉजी के सबसे बुनियादी कानून हैं। और ये है सेल थ्योरी। इसके दो सिंपल से हिस्से हैं। पहला, हर जिंदा चीज छोटी हो या बड़ी सेल्स से बनी है। और दूसरा, जिसे रुडोल्फ विर्चो ने साफ साफ समझाया कि नई सेल्स कहीं हवा से पैदा नहीं होती, नहीं, वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स के बटने से ही बनती हैं। और ये आइडिया, ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। इसने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सेल्स को बांटा कैसे जाता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा यहीं होता है। सारी कोशिकाओं को दो मेन ग्रुप्स में रखा जा सकता है। ये दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब घबराइएगा नहीं, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। प्रो का मतलब पहले और यू का मतलब असली, जबकि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें कोई असली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स, उनमें एकदम प्रॉपर झिल्लियों से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। और पता है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम जैसे बड़े मल्टी सेलुलर जीव बनने देती है। तो इस यूकैरियोटिक सेल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसे एक चहलकदमी वाले बसलिंग शहर की तरह इमेजिन करते हैं। एक ऐसा शहर जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और सब मिलकर शहर को चला रहे हैं। तो तैयार हैं इस शहर के टूर के लिए? चलिए। तो हमारे शहर का टूर शुरू होता है इसकी सीमा से, इसके बॉर्डर से। ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ लीजिए, ये शहर का बॉर्डर कंट्रोल है, इसका गेटकीपर, जो तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ये मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी एक बहुत ही स्मार्ट दीवार है, बिल्कुल एक क्लब के बाउंसर की तरह, जो आने जाने वालों पर नजर रखता है और बहुत सिलेक्ट करके ही अंदर आने देता है। इसका काम सिर्फ शहर को सेफ रखना नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया से जरूरी कम्युनिकेशन बनाए रखना भी है। चलिए अब बॉर्डर से अंदर आते हैं, सीधा शहर के हेडक्वार्टर्स में। ये है न्यूक्लियस, कोशिका का कंट्रोल रूम। यही वो जगह है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल रूम के अंदर क्या है? शहर का सबसे कीमती खजाना, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि डीएनए। ये एक डबल लेयर सिक्योरिटी से घिरा रहता है, जिसमें छोटे छोटे दरवाजे या पोर्स होते हैं। इन्हीं दरवाजों से कंट्रोल होता है कि कौन से मैसेजेस अंदर बाहर जा सकते हैं। अब देखिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए प्रोडक्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। आखिर काम कैसे होगा? सेल के शहर में ये प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं राइबोसोम्स। साइज में ये भले ही छोटे हों, पर ये फैक्ट्रीज बहुत पावरफुल हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। इसको ऐसे समझिए, डीएनए अगर शहर का मेन ब्लूप्रिंट है, तो आरएनए उस ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी है, जिसे ये फैक्ट्रीज पढ़ती हैं और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोटीन बना देती हैं। और ये काम इतना इतना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्रीज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के शहरों में मिलती हैं। अच्छा, फैक्ट्रीज में सामान बन गया।
अब उसको पूरे शहर में पहुंचाना भी तो है। इस ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पूरा नेटवर्क है, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हमारी शहर का इंडस्ट्रियल हाईवे। और इस हाईवे की 2 लेन्स हैं। एक है रफ ईआर। ये रफ इसलिए है क्योंकि इसकी सतह पर वही प्रोटीन की फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स, चिपकी रहती हैं, तो ये प्रोटीन बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और दूसरी लेन है स्मूथ ईआर। इस पर कोई फैक्ट्रीज नहीं है, इसलिए ये स्मूथ है और इसका काम है लिपिड्स और हार्मोन्स बनाना। ठीक है, तो हाईवे से सामान आ गया, लेकिन इसे आगे भेजने से पहले फाइनल पैकेजिंग और सॉर्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, सही एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये काम करता है शहर का पोस्ट ऑफिस, यानी गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus क्या करता है? ये ईआर से आए प्रोटीन और लिपिड्स को रिसीव करता है, फिर उन्हें मॉडिफाई करता है, थोड़ा फाइनल टच देता है, उनकी सॉर्टिंग करता है और उन्हें छोटे छोटे डिलीवरी पैकेट्स, जिनको वेसिकल्स कहते हैं, उनमें पैक करके आगे भेज देता है। बिल्कुल पोस्ट ऑफिस जैसा ही काम। अब इतने सारे काम हो रहे हैं शहर में, फैक्ट्रीज चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन सबके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आती है शहर के पावर प्लांट से, और इनका नाम तो सबने सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर प्लांट्स हमारे खाए हुए फूड के न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी बनाते हैं। हाँ, एटीपी। ये सेल के लिए पैसे या पेट्रोल जैसा है। शहर का हर काम इसी से चलता है। और एक सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। ये चीज इसे सेल के बाकी हिस्सों से एकदम अलग और खास बनाती है। वैसे एक बात और, सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते, थोड़ा फर्क होता है। जैसे प्लांट सेल्स यानी पौधों की कोशिकाएं, उनके पास एक एक्स्ट्रा सख्त दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और हाँ, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल सेल्स में ये दोनों चीजें नहीं होती, पर उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल के बंटवारे यानी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जब हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरे शहर को देखते हैं तो बस हैरानी होती है। एक इतनी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक चीज के अंदर इतनी जबरदस्त, परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सिटी। हर चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। ये सच में अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और शायद बहुत गहरे सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक सेल, एक अकेला सेल, अपने आप में एक पूरा कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्स है, तो फिर हम क्या हैं? हम जो ऐसे ट्रिलियन, खरबों यूनिवर्स से मिलकर बने हैं। सोचने वाली बात है ना?